स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां पर एनडीए और महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है, वहीं अब इसका असर एआईएमआईएम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पार्टी के किशनगंज कैंप कार्यालय में टिकट वितरण को लेकर के जम करके हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों से आए कई दावेदार पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उनका आरोप है कि टिकट के नाम पर कुछ लोगों से पैसे लिए गए हैं और फिर पार्टी ने बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देकर के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। नाराज समर्थकों ने प्रदेश नेतृत्व खास करके प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए और जम करके नारेबाजी की। वहीं पर विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं लोगों को दरकिनार करके बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देना अन्यायपूर्ण है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नेतृत्व ने मामले की जांच की बात कही है और फिर असंतुष्ट कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है। वहीं पर पार्टी पदाधिकारियों ने टिकट बेचने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। ठंड अब अपना असर दिखाने लगा है। जी हाँ, बिहार में अब मौसम का रुख बदलने लगा है। राज्य भर में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी पटना से लेकर के गया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, कैमूर और जमुई समेत अधिकांश जिलों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। जब सुबह सवेरे शहरों और फिर आसपास के इलाकों में हल्की ठंड और फिर ओस की बूंदें मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बीते कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं पर तापमान में करीब 2.6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। 3 जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, जबकि अधिकांश जिलों में ये 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। कई स्थानों पर हल्का कोहरा भी दिखाई देने लगा है, जो ठंड की दस्तक का संकेत है। वहीं पर मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन के समय आंशिक बादल और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक की हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की अनुमान है। बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और फिर धूप में भी अब नरमी महसूस की जा रही है। वहीं पर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नवंबर की शुरुआत से ठंड में तेजी आएगी और फिर नवंबर के मध्य तक इसका असर पूरे बिहार में दिखने लगेगा। दोस्तों लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा को टिकट देकर के तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाना साधे हैं। जब बिहार चुनाव में लालू परिवार के बीच कलह खुल करके सामने आ गई है। पार्टी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने नई पार्टी बनाकर के चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे हैं, लेकिन अब आरजेडी तेज प्रताप यादव पर पलटवार किया है। पत्नी ऐश्वर्या से अलगाव के बाद लालू परिवार पूरी तरीके से तेज प्रताप यादव के साथ खड़ा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ अब एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। आरजेडी ने तेज प्रताप यादव की चचेरी साली डॉक्टर करिश्मा राय को परसा विधानसभा सीट से टिकट देकर के राजनीतिक खेल कर दिया है। दोस्तों बिहार में बम्पर वैकेंसी निकली है, जल्द से जल्द आप आवेदन करें। दरअसल बात यह है कि बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है। यहाँ पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने वैकेंसी निकाली है। आयोग ने हॉस्टल मैनेजर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आयोग ने भर्ती के लिए पूरी जानकारी के साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर btsc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुल 91 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। ये भर्ती महिलाओं के लिए भी समान अवसर लेकर के आई है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को भी अपने पैरों पर खड़े होने का बराबर मौका मिल सके। दोस्तों बिहार की राजनीति में सियासी रंग का ऐसा खेल शुरू हो गया है जिसे देख करके खुद इंद्रधनुष और फिर गिरगिट भी शर्मा जाए। जब परसा और बनियापुर विधानसभा सीट से राजद के 2 मौजूदा विधायकों ने ठीक चुनाव से पहले ऐसी चाल चली कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। जब परसा के आरजेडी विधायक छोटेलाल राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है, तो फिर बनियापुर से राजद विधायक केदारनाथ सिंह भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि दोनों को नए दलों ने न केवल बाहें फैला करके अपनाया, बल्कि तुरंत अपना सिंबल भी थमा दिया। यानी कि अब ये दोनों माननीय नए रंग में चुनावी समर में उतरने को तैयार हैं। हालांकि दल बदल का ये अंदाज सारण के लिए नया नहीं है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था।
दोस्तों, तारापुर से बीजेपी के उम्मीदवार और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 15 साल बाद सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बीच उनकी पत्नी ममता कुमारी ने कहा कि हमारे परिवार के लोग अपने काम की वजह से चुनाव जीतते हैं, किसी सिंबल की वजह से नहीं। एनडीए में है तो फिर एनडीए की जीत होगी। हमारे परिवार के लोग सिर्फ काम करते हैं। वहीं पर ममता कुमारी ने कहा कि जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में काफ़ी काम हुआ है, यहाँ तो 24 घंटे काम होता है। पति को लेकर के उन्होंने कहा कि ये पूरे बिहार के हैं, जो किसी क्षेत्र के नहीं हैं। इनको पूरे बिहार को देखना है, इनके लिए मैं यहाँ आई हूँ। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम हैं। 57 नामों की घोषणा पहले ही लिस्ट में की गई थी। इस तरह जेडीयू के सभी 101 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। जेडीयू की 101 लोगों की सूची में सिर्फ 4 मुसलमान उम्मीदवार हैं। इस बार अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से मंजर आलम, अमोर से सवा जफर और चैनपुर से जमा खान उम्मीदवार हैं। जब भागलपुर की गोपालपुर से विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट जेडीयू ने काट दिया है, जो वे टिकट के लिए नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। अब उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में लड़े बड़े लीडरों की दूषित मानसिकता की वजह से मेरा टिकट कटा है। अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, सीएम योगी के बिहार दौरे पर पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये नफरत की भूमि नहीं बल्कि शांति की भूमि है। नफरती लोग यहाँ पर नहीं आए। दरअसल बात यही, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि योगी के इस दौरे से एनडीए की मुश्किलें और बढ़ने वाली। एक न्यूज चैनल से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि बिहार नफरत की भूमि नहीं है। ये गुरु गोविंद, महात्मा बुद्ध, लोहिया, जेपी, महात्मा गांधी, वाल्मीकि, राष्ट्रकवि दिनकर, विद्यापति और राजेंद्र बाबू की धरती है, जो शांति और फिर प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योगी जी को समझना चाहिए था कि बिहार नफरत की भूमि नहीं है, शांति की भूमि है। महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने गठबंधन को मजबूत करती है और फिर उसे सम्मान देती है। उन्होंने बताया है कि गठबंधन की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि हम 2 कदम पीछे हट करके गठबंधन को मजबूत करने को तैयार हैं। जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है उन्हें अहंकार छोड़ना होगा। हम सम्मान देने को तैयार हैं। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि वे नाराज नहीं हैं और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पप्पू यादव ने कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस कहे तो पप्पू यादव को हिनूर है तो बिहार एक तरफ हो जाएगा, वहीं पर राहुल गांधी बस हमें आशीर्वाद दे दे। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है एनडीए, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के खींचतान जारी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई नाराज है। वहीं पर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के पप्पू यादव ने कहा है कि एनडीए भी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। उन्होंने कहा है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा सभी को पता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दिए थे। वहीं पर पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया है कि महागठबंधन में सब ठीक है और जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है। 20 वर्षों से हम लोग विकास में लगे हैं। हम लोगों के पहले जो सरकार थी उस समय क्या स्थिति थी, शाम के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट थी। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। बहुत कम लोग सरकारी अस्पताल में जाकर के इलाज कराते थे। पहले कितना हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। जब हमारी सरकार बनी तो फिर हमने सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी है। अब कोई भी झंझट नहीं होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार ने मंदिरों की भी घेराबंदी की है। जब पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल दिया है। अभी हाल में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया है। अब स्वास्थ्य केंद्र में 1100 से ज्यादा मरीज आते हैं। वहीं पर हर घर बिजली, हर घर शौचालय, नल जल का काम पूरा हो चुका है। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। वहीं पर सरकारी नौकरी एवं पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण दिए जाने का भी सीएम नीतीश कुमार ने जिक्र किया है। अल्पसंख्यकों के लिए काफी काम किया है। मदरसा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का वेतन दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी बिहार के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी विकास की योजना चला रही है। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल है।
क्योंकि अमित शाह ने साफ साफ बताया है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बज चुकी है। एनडीए के सहयोगी दलों ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर एनडीए सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है तो फिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुल करके बात कही है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल ही तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन होगा। उन्होंने किसी खास नेता का नाम लेने से परहेज किया है। अमित शाह ने आगे जोर देकर के कहा कि पिछली बार जेडीयू की सीटें कम होने के बावजूद भी हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद सौंपा था। हालांकि अमित शाह ने यह जरूर कहा कि अभी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न केवल बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा विश्वास है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और फिर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। एसआईआर को लेकर के चल रही सियासत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐसी प्रक्रियाएं पहले भी चली आ रही है, इसमें कोई नयापन नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के नौकरी देने के दावे पर अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव सफेद झूठ बोल रहे हैं, परिवार के हर सदस्य को नौकरी देना नामुमकिन है। अमित शाह ने सवाल उठाया है कि इतने सारे लोगों को नौकरी देने के बाद पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी यादव को इसका जवाब देना चाहिए। अमित शाह का ये बयान बिहार चुनाव के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर कैसे पलटवार करता है। दोस्तों, चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एनडीए बिहार में विरासत और विकास दोनों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी विकास नहीं बल्कि बुर्का और फर्जी वोट चाहते हैं ताकि गरीबों के अधिकार छीन सके। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस के समय में भगवान राम और फिर कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते थे। आरजेडी ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, बिहार का नहीं। पीएम मोदी कहते हैं कि देश ही मेरा परिवार है, जबकि लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का परिवार ही मेरा परिवार है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा है कि फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, पासपोर्ट पर फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग पर कहेंगे कि बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। कांग्रेस और फिर राजद फिर से गरीबों के हकों पर डकैती डालने की साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, क्योंकि कांग्रेस और राजद ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। वहीं पर उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि ये अपने शासनकाल में भारत को अपमानित करते थे, घुसपैठ करा करके अराजकता फैलाते थे। राजद ने बिहार का नहीं बल्कि परिवार का विकास किया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कानून का राज कायम है। आने वाले समय में बिहार देश के 3-4 विकसित राज्य में शुमार होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएम ने बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन स्थल, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। बजट में बिहार के मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 24 नवंबर 2005 से हम लोगों की सरकार बनी, तब से आज तक कानून का राज है, विकास के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी, यह कितना बुरा स्थिति था। शाम होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। एनडीए सरकार आई, सबके लिए काम किया, एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने कल ही 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। 2 नामों की घोषणा का लोग इंतजार कर रहे थे। इस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए। आपको बता दूं कि आरएलएम ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी पहले, वहाँ पर जिसमें एक प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से ही है। आरएलएम ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर मधुबनी सीट से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद को टिकट दिया है, जबकि उजियारपुर सीट से प्रशांत कुमार पंकज और फिर दिनाड़ा सीट से आलोक कुमार सिंह को आरएलएम ने प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी के उम्मीदवारों को लड़वाने में ज्यादा दिलचस्पी जताई है। जब पहले उन्होंने तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे मना कर दिया। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने बताया है कि आखिरकार वे राघोपुर से विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे राघोपुर गए थे, लेकिन अगर चुनाव लड़ते तो फिर वहाँ 4 दिन रहना पड़ता। ऐसे में इस दौरान अन्य सीटों पर दूसरे उम्मीदवारों के
के लिए नहीं जा पाते, जिससे पार्टी को नुकसान होता। वहीं पर इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने पर कहा है कि 2-3 दिन भी मुझे वहां लगाना पड़ेंगे और उसकी वजह से 3 से 40 विधानसभा सीटों पर जहां मैं जा सकता हूं वहां पर नहीं जा पाऊंगा और जनसुराज के उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता था, इसलिए फैसला किया है। इस पर विचार किया गया कि मेरे अकेले चुनाव लड़ने से फ़ायदा है या 243 लोग जो लड़ रहे हैं उसको लड़ाने में ज़्यादा फ़ायदा है। काफ़ी विचार के बाद पार्टी के जो साथी है सबका मन था कि सबसे ज़्यादा फोकस 243 उम्मीदवारों को जितवाने पर होना चाहिए, इसलिए सबने तय किया है कि आप मत लड़िए और फिर दूसरे को लड़वाने में मदद करिए। दोस्तों, देश भर के करोड़ों किसान इन दिनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ सीमावर्ती और फिर बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को ये किस्त मिल चुकी है, लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को अभी तक इसका इंतजार है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब के किसानों के खाते में 21वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन बाकी राज्यों के किसानों के खाते में ये पैसा अब तक नहीं पहुँचा है। पहले उम्मीद थी कि दीपावली के पहले सभी किसानों को 21वीं किस्त मिल जाएगी, लेकिन अब तक कृषि मंत्रालय की ओर से आधिकारिक कोई भी घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बाकी किसानों को दीपावली के बाद ही ये पैसा मिल सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया था कि इस बार के चुनाव और फिर उपचुनाव में बुर्का, नकाब या हिजाब पहनने वाले महिला मतदाताओं की पहचान की जांच की जाएगी। इस फैसले का समाजवादी पार्टी ने विरोध भी किया। वहीं पर अब चुनाव आयोग ने बता दिया है कि आखिर कैसे और फिर कौन इन नकाबपोश यानी कि घूंघट, बुर्का, नकाब, हिजाब में आने वाले वोटरों की पहचान करेगा। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे वोटरों की पहचान के लिए पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन के 1994 के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये दिखाता है कि 35 साल बाद भी सेशन के निर्देश प्रासंगिक बने हुए हैं। वहीं पर TN सेशन के आदेश के मुताबिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 ये प्रावधान करता है कि लोकसभा या फिर प्रत्येक राज्य के विधानसभा के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसके तहत भारत का हर वह नागरिक जिसकी आयु 18 साल से कम नहीं है और जिसे किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। वहीं पर संविधान का अनुच्छेद 325 आगे कहता है कि धर्म, मूल्यवंश, जाति या फिर लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। या संसद में के किसी भी सदन या फिर राज्य के विधानमंडल के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की एक सामान्य निर्वाचक नामावली होगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति को केवल इन आधारों पर अपात्र नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कल महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देख करके हर कोई हैरान था। तेज प्रताप यादव नामांकन के लिए अपने माता पिता नहीं बल्कि अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर लेकर के नामांकन केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे माता पिता और दादी सब हमारे साथ है। हमारी दादी सर्वोच्च है और हमारी गुरु भी। महुआ के लोग हमें बुला रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जब हमारे पास हमारे गुरु, माता पिता और फिर दादी का आशीर्वाद होता है तो फिर आगे कोई चुनौती नहीं होती है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने नामांकन के लिए जाने के दौरान कहा कि दादी सर्वोपरि है, इसलिए दादी का आशीर्वाद साथ लेकर के नामांकन करने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके नामांकन के लिए वृंदावन से आए गुरु भी उनके साथ मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि महुआ के लोग उनको पुकार रहे हैं, इसलिए वे वहां जा रहे हैं। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने महुआ से नामांकन किया है। नामांकन से पहले तेज प्रताप यादव ने रोड शो किया। तेज प्रताप यादव अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर हाथ में लेकर के खुली वाहन में रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी ने 16 अक्टूबर को आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेज प्रताप यादव ने इस अवसर पर सोशल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान रखते हैं। तेजस्वी यादव ने एक्टर खेसारी लाल यादव को एक बड़े कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान और समाज सेवी के रूप में सराहा है। खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी की आरजेडी में शामिल होने के बाद ये तय माना जा रहा है। ये भी खबर आई है कि छपरा से खेसारी लाल यादव को आरजेडी का उम्मीदवार बना दिया गया है। पर तेजस्वी यादव ने बताया है कि लालू प्रसाद यादव से खेसारी लाल यादव ने आशीर्वाद लिया है। आज वे पार्टी में शामिल हो गए
रहे हैं और हमारी भाभी भी यहाँ पर उपस्थित है। वे भी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इस दौरान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी और सांसद मीसा भारती भी मौजूद थे। वहीं पर पार्टी में शामिल होने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जो कार्य किए हैं वह सभी के सामने हैं। उन्होंने बताया है कि वे भले ही आज सार्वजनिक रूप से पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन दिल से हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, अररिया जोकीहाट से दावेदार एआईएमआईएम के दावेदार अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी एआईएमआईएम से इस्तीफा दे चुके हैं। अब्दुल्ला सालिम जी ने फेसबुक पर लाइव आकर के इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज से मैं एआईएमआईएम का सदस्य नहीं हूं, क्योंकि मैं आज से एआईएमआईएम का दामन छोड़ रहा हूं, सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। अब्दुल्ला सालिम जी सोशल मीडिया पर फेसबुक में लाइव आकर के इसकी घोषणा की है। कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला सालिम जी टिकट कटने को लेकर के नाराज थे। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उनको पता चल गया कि उनका टिकट कट चुका है और किसी की और के पास जा चुका है, जिसकी वजह से वे नाराज होकर के पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। हालांकि अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी का कहना है कि मैं पार्टी में बने रहते विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ओथ लिया था, यानी कि शपथ लिया था। जहां उस शपथ लेने के बाद मैं पार्टी में रह करके विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए मैं आज से पार्टी में इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही साथ उनका कहना है कि पार्टी में बने रह करके मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता था, इसलिए आज से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं और इस्तीफा देने के बाद अब मैं आज़ाद हूं, मैं आम लोग हूं, न मैं एआईएमआईएम का मेंबर हूं, न ही किसी पद पर पदस्थापित हूं। मैं अब आम आदमी हूं और अब मुझे बोलने की पूरी आज़ादी है। उन्होंने फेसबुक पेज पर करीब 16 मिनट तक फेसबुक पर लाइव रहा और इस दौरान एआईएमआईएम के बारे में खूब भड़ास निकाली। उनका साफ कहना है कि एआईएमआईएम टिकट किसी और को दे दिया है, जबकि मैं 2018 से लगातार मेहनत कर रहा था। 2018 से लगातार मेहनत करने के बावजूद मुझे टिकट नहीं दी गई। उनका कहना है कि 2020 में किसी और को टिकट दिया गया, जबकि मैं लगातार पार्टी के साथ बने रहा और यहाँ तक कि गांव-गांव, घर-घर तक मैं पार्टी को पहुँचाने का काम किया और लोगों को जोड़ा, जिसकी बनिस्बत पार्टी 2020 में कामयाबी हासिल किए। हालांकि मैं 2020 में भी दावेदार था और मुझे पार्टी टिकट नहीं दिया और मैं इसका समर्थन किया और विरोध भी नहीं किया, लेकिन इस बार भी उसी तरीके से पार्टी ने चाल चली है, जिसकी वजह से मैं आहत हूँ। अब्दुल्ला सालिम जी 16 मिनट तक फेसबुक पर लाइव रहे और उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। अब्दुल्ला सालिम जी ने फेसबुक लाइव में यह भी कहा कि इस बार अख्तरुल इमान जी फिर से दोबारा गलती की है। जो गलती 2020 में किए थे वही गलती इस बार भी की है। 2020 में मैं भी दावेदार था, लेकिन अख्तरुल इमान जी ने हमें भरोसा दिलाया, हमें खुद कहा कि अब्दुल्ला सालिम जी आप इस बार पार्टी का समर्थन कीजिए और अगली बार आपको जरूर टिकट दिया जाएगा, मौका जरूर दिया जाएगा। लेकिन इस बार भी मुझे मौका नहीं मिला, किसी और को टिकट दे दिया गया। जहाँ वहीं पर अब्दुल्ला सालिम जी ने कहा कि बहुत से लोग ये भी सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर आप तो मौलाना हैं, तो आपको चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है, ये क्यों आप टिकट को लेकर के इस तरह मारामारी कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला सालिम जी का कहना है कि एआईएमआईएम पार्टी आवाज़ लगाती है कि मैं क़यादत खड़ी करना चाहता हूं और अपने लोगों को मजबूत करना चाहता हूं, तो मैं भी उसी के साथ गया क़यादत खड़ी करने के लिए, लेकिन मेरे साथ ये धोखा हुआ है। अब्दुल्ला सालिम जी के पार्टी छोड़ने को लेकर के बहुत सारे लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया पर उनके समर्थक जम करके भड़ास निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला सही नहीं है, किसी और को टिकट दे दिया गया, जबकि प्रबल दावेदार अब्दुल्ला सालिम जी थे। जी हाँ, एक लोग लिख रहे हैं इस तरह से सोशल मीडिया पर। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज आए हुए थे। जी हाँ, दरअसल बात है कि एक बयान की वजह से उनको किशनगंज कोर्ट आना पड़ा। 2015 में एक बयान दिया था, जिसकी वजह से मामला सुर्खियों में आया और उन पर मुकदमा दायर हो गया, जिसकी वजह से आज अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज आए। किशनगंज में गुरुवार का दिन राजनीतिक हलचल से भरा रहा। एआईएमआईएम के फायर ब्रांड नेता और फिर तेलंगाना विधानसभा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पेश हुए। ये पेशी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में हुई है। मामला उस समय का है जब बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी कोचाधामन प्रखंड के सोनथा हाई स्कूल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। उसी समय तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ ने कोचाधामन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
इस केस में कई धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा था, जिसमें भड़काऊ भाषण और फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने से जुड़ी हुई धाराएं शामिल है। गुरुवार को अकबरुद्दीन ओवैसी किशनगंज व्यवहार न्यायालय के एजीएम फर्स्ट की अदालत में पेश हुए और फिर अपना बयान दर्ज कराया। वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से वकील ओम कुमार कर्ण ने बताया है कि ये मामला GR 1680/2015 के रूप में दर्ज है और इसमें अकबरुद्दीन ओवैसी पहले से ही जमानत पर हैं। वकील ने कहा कि आज अदालत ने धारा 313 के तहत उनका बयान दर्ज किया है, जो किसी भी आपराधिक मुकदमे की अंतिम प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वहीं पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास ने बताया है कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। उन्होंने कहा कि किशनगंज की मिट्टी हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती रही है और उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के बयान क्षेत्र की सौहार्दपूर्ण छवि को प्रभावित नहीं करेंगे। वहीं पर कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और बिना बयान दिए हुए रवाना हो गए। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने तीखे और फिर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वे कई बार राजनीतिक मंचों पर अपने भाषणों को लेकर के विवादों में घिर चुके हैं। किशनगंज का ये मामला लगभग 10 साल पुराना है, लेकिन 2025 के चुनावी माहौल में इसके दोबारा चर्चा में आने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं पर स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, AIMIM और फिर ओवैसी परिवार से जुड़े मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश विपक्षी दल करेंगे। वहीं AIMIM समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, जहां अदालत में सच सामने आएगा। अब देखना होगा कि अदालत इस लंबे समय से चल रहे मामले में क्या फैसला देती है, लेकिन इतना तय है कि किशनगंज की राजनीति में अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम पर एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोचाधामन विधानसभा से बीजेपी ने वीणा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जहां दरअसल बात यह है कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 18 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इसी लिस्ट में किशनगंज जिले की कोचाधामन विधानसभा सीट से वीणा देवी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इस घोषणा के साथ ही बीजेपी ने अब तक कुल 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। वीणा देवी कोचाधामन प्रखंड के डेरामारी गाँव की रहने वाली है। उनकी उम्र लगभग 46 वर्ष है और फिर वे एक किसान परिवार से आती है। शैक्षणिक योग्यता मात्र 8वीं पास होने के बावजूद भी वीणा देवी ने संगठन में अपनी मेहनत और फिर निष्ठा से जगह बनाई है। वह लंबे समय से भाजपा की मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रही है और गायत्री परिवार से भी जुड़ी रही। वहीं पर पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार भाजपा ने कोचाधामन से जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देकर के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी का मानना है कि वीणा देवी ने वर्षों तक निस्वार्थ भाव से संगठन के लिए काम किया है और फिर यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं पर पार्टी नेताओं ने कहा है कि बीजेपी ने किसी बाहरी या फिर बड़े नेताओं को नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे को चुना है जो जनता के बीच रहती है, उनके सुख दुख में शामिल होती है। आपको बता दूं कि वीणा देवी को लगभग बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सोशलिस्ट कार्यकर्ता है, वे लोग भी जल्द वीणा देवी को नहीं जानती है। वहीं पर आपको बता दूं कि वीणा देवी का नाम घोषित तो होते ही कोचाधामन और आसपास के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं पर समर्थकों ने मिठाई बांटी और डेरामारी गाँव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक सामान्य परिवार की महिला को टिकट मिलना संगठन के लिए प्रेरणा है। हालांकि पार्टी के अंदर सभी सुर एक जैसे नहीं है। कुछ स्थानीय नेताओं ने इस फैसले पर नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि टिकट चयन में उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। वहीं पर आपको बता दूं कि कोचाधामन विधानसभा सीट से 2020 में AIMIM के इजहार असफी ने जीत हासिल की थी, जो बाद में RJD में शामिल हो गए। इस बार इस सीट पर भाजपा और राजद के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर AIMIM भी काफी दमखम के साथ मैदान में है। AIMIM भी टक्कर में है। किशनगंज जिले की चारों सीटों में NDA ने अपने उम्मीदवारों की लगभग घोषणा कर दी है। किशनगंज और कोचाधामन से बीजेपी, ठाकुरगंज से JDU और बहादुरगंज से लोजपा के खाते में गए हैं बहादुरगंज सीट। हालांकि उसका उम्मीदवार बहादुरगंज से लोजपा के कलीमुद्दीन उम्मीदवार हैं। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वीणा देवी जैसे ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को टिकट देना बीजेपी की नए चेहरे, नई सोच की रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि क्या कोचाधामन की ये किसान बेटी संगठन की उम्मीदों पर खड़ी उतरती है और क्या बीजेपी को इस मुस्लिम बहुल सीट पर सफलता मिलती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में। तो आपको बता दूं कि बिहार की ये सबसे दिलचस्प सीट है जहां पर 58 साल से हिंदू उम्मीदवार यहां पर नहीं जीते हैं। जहां आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार सीमांचल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली किशनगंज विधानसभा फिर से सुर्खियों में है। वजह साफ है कि ये वह सीट है जहां पर पिछले 58 साल से कोई भी हिंदू उम्मीदवार जीत नहीं पाया है। सवाल अब यह है कि क्या इस बार इतिहास बदलेगा या फिर एक बार फिर से वही परंपरा कायम रहेगी। वहीं पर किशनगंज सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि ये सीमांचल की राजनीतिक पहचान है। इसका इतिहास दिलचस्प है। कभी इसे आलमगंज कहा जाता था, लेकिन एक हिंदू साधु के विरोध के बाद इसका नाम बदल करके कृष्ण कुंज रखा गया, जो आगे चल करके किशनगंज बन गया। 14 जनवरी 1990 को ये पूर्णिया से अलग होकर के बिहार जिला बन गया। वहीं पर भौगोलिक और सामाजिक तस्वीर के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज जिला लगभग 1884 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और नेपाल और बंगाल की सीमाओं से सटा हुआ है। महानंदा, मेची और कनकई जैसी नदियां यहाँ की पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि ये बिहार का एकमात्र इलाका है जहाँ पर चाय की खेती वाणिज्यिक स्तर पर होती है। वहीं पर 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज की आबादी करीब 17 लाख है, जिसमें मुस्लिम आबादी बहुल है। यही वजह है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर हर चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। अब तक के 19 चुनाव में 17 बार मुस्लिम उम्मीदवार विजेता रहे हैं। आखिरी बार 1967 में सुशीला कपूर नाम की एक हिंदू उम्मीदवार जीती थी। इसके बाद से कोई भी हिंदू चेहरा इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाया। यहाँ की साक्षरता दर 57.04% है। रेल और सड़क कनेक्टिविटी के मामले में किशनगंज सीमांचल का गेटवे है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना और गुवाहाटी जैसे शहरों से ये सीधा जुड़ाव है। वहीं पर NH 31 और गरीब नवाज एक्सप्रेस ने किशनगंज को बिहार और पूर्वोत्तर भारत के बीच का अहम लिंक बना दिया है। वहीं पर चुनावी समीकरण और पार्टियों की ताकत अब तक के चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो फिर कांग्रेस ने किशनगंज सीट पर 10 बार कब्जा किया है। राजद को 3 बार सफलता मिली है, जबकि जनता दल, लोक दल, AIMIM और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को एक बार जीत नसीब हुई है। वहीं पर बीजेपी अब तक यहां जीत से वंचित रही है। हालांकि कई बार बहुत नजदीकी मुकाबले में वह हार चुकी है। 2010 में स्वीटी सिंह सिर्फ 264 वोटों से हारी थी, जबकि 2020 में यह अंतर बढ़कर के 1381 वोट हो गया। वहीं पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के इजहारुल हुसैन ने यह सीट जीती थी, लेकिन उस चुनाव में AIMIM की एंट्री ने मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर दिया था, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। अब 2025 में भी यही समीकरण दोहरा गया तो फिर बीजेपी को पहली बार यहां पर मौका मिल सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट एकजुट हुए तो फिर मुकाबला फिर वही पारंपरिक रंग ले सकता है। कुल मिलाकर के किशनगंज का चुनाव न केवल सीमांचल की दिशा तय करेगा बल्कि ये बताएगा कि क्या बिहार की राजनीति में धार्मिक वोटिंग पैटर्न टूट सकता है या नहीं। वहीं पर 58 साल से कायम ये सिलसिला क्या इस बार थमेगा या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ठाकुरगंज विधानसभा से JDU ने गोपाल अग्रवाल को टिकट दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोपाल अग्रवाल की संपत्ति कितनी है, वे कितनी संपत्ति के मालिक है? नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बात है कि 5 साल में 5 करोड़ की संपत्ति गोपाल अग्रवाल की बढ़ोतरी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवारों के हल्फनामे खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सीमांचल की ठाकुरगंज विधानसभा सीट से JDU प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल का नाम भी उन्हीं में से एक है। जब नामांकन पत्र के साथ दाखिल हल्फनामे में जो खुलासे हुए हैं वे चौंकाने वाले हैं। वहीं पर 52 वर्षीय गोपाल अग्रवाल पेशे से व्यवसायी और फिर 12वीं पास है। हल्फनामे के मुताबिक उनके पास करीब 12 करोड़ 51 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2000 के चुनाव में यही संपत्ति लगभग 7 करोड़ 39 लाख रुपए बताई गई थी। यानी कि पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति में करीब 5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। वहीं पर गोपाल अग्रवाल की तरह उनकी पत्नी लता अग्रवाल भी करोड़पति है। 2020 में जहां पर उनकी संपत्ति करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए थी, वहीं पर अब 3 करोड़ 68 लाख रुपए पहुंच गई है, यानी कि 1.25 करोड़ से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर गोपाल अग्रवाल ने 2020 में 9,90,000 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, जबकि 2024-25 में उन्होंने 24,17,000 रुपए का ITR दाखिल किया है। वहीं पर उनकी पत्नी लता अग्रवाल ने 2019-20 में 5,40,000 का रिटर्न दाखिल किया था, जो 2024-25 में घट करके 3,45,000 रह गया है। वहीं पर हल्फनामे में बताया गया है कि उनके पास नगद 3,80,000 रुपए, जबकि पत्नी के पास 4 लाख रुपए नगद है। उनके पास एक टूटा ट्रक, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और लगभग 1200 ग्राम सोने की जेवरात है। इसके अलावा बंद पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसी और फिर डिवेंचर में निवेश भी किया गया है। वहीं पर पत्नी लता अग्रवाल के नाम 1 करोड़ 24 लाख
लाख रुपए से अधिक की संपत्ति दर्ज है, जिसमें बैंक जमा, NSC बीमा और फिर 1000 ग्राम की ज्वेलरी शामिल है। वहीं पर हल्फनामे में यह भी दर्ज है कि गोपाल अग्रवाल पर प्रॉपर्टी एक्ट के 2 मामले 2010 और 2014 से न्यायालय में विचाराधीन है। इन खुलासे के बाद ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर सिर्फ 5 साल में गोपाल अग्रवाल की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई है। हालांकि समर्थकों का कहना है कि ये वृद्धि उनके व्यवसाय यानी कि बिजनेस के विस्तार का नतीजा है, जबकि विरोधी इसे सत्ता हासिल समृद्धि करार दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि करोड़ों की संपत्ति वाले गोपाल अग्रवाल को इस बार ठाकुरगंज की जनता जनसेवक मानते हैं या फिर धन सेवक, क्योंकि बिहार की राजनीति में हल्फनामे से ज्यादा अब जनता का मूड तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।